प्राचीन इतिहास है उसके अंतर्गत हमने, जैसे प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा कुनिंद राजवंश को हमने पूरा खत्म कर लिया है। और कुनिंद राजवंश की जब सत्ता उत्तराखंड पर आ जाती है, कुनिंद राजवंश उत्तराखंड के अंतर्गत पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। उसके बाद हमने कुनिंदों के बाद जो उत्तराखंड में दूसरी महत्वपूर्ण जो शक्तियां रही हैं, जैसे इसके अंतर्गत उत्तराखंड में अराजकता की स्थिति आई है। शक राजवंश आए हैं, पौरव राजवंश आए हैं, अलग अलग प्रकार के राजवंश आए हैं, जैसे कुषाण आए हैं। इन वंशों को ये बीच की अराजकता की स्थिति होती है। और इसके बाद हमने पढ़ा है कत्यूरी राजवंश, जो उत्तराखंड की प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि कत्यूरी राजवंश का टाइम कैसा रहा, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण राजा रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पे परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की है। उसके बाद आज की इस क्लास में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के इतिहास को हम जनरली 3 भागों में पढ़ते हैं। आप प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम अभी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो उत्तराखंड के इतिहास को जनरली रखा 3 भागों में रखा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और प्राइतिहास। इसमें जो तीसरा आएगा उत्तराखंड का इतिहास आता है। इसी उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत भी हम 3 भागों में रखते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इसमें हमने देखा, जैसे हमने कुनिंद राजवंश को पढ़ा, कुनिंदों की सत्ता के बारे में पढ़ा। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर कुनिंदों के बाद उत्तराखंड में अराजकता की स्थिति आती है, जिसमें शक, कुषाण, पौरव, अलग अलग छोटे छोटे राजवंश आते हैं। इसके बाद कुनिंद राजवंश से ही माना जाता है कि उनके कुनिंद राजवंश की जब सत्ता अंतिम हो जाती है, फिर से एक नए वंश का उत्पत्ति होती है, और वही कत्यूरी राजवंश होता है। कत्यूरी राजवंश में हम जान चुके हैं कि कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। उसके बाद बागेश्वर स्थानांतरित हो जाती है। उनके बारे में हमने पढ़ा है, कौन इसका संस्थापक रहा है, कौन महत्वपूर्ण राजा रहे, कैसी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उन सारे के सारे पॉइंटों पर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में ये उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास हम पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। साथियों, उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास को भी हम 2 भागों में रखते हैं। एक होता है इसमें परमार राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश। दूसरा है इसमें कुमाऊं का चंद राजवंश। गढ़वाल का जो परमार राजवंश होता है उसके बारे में हम इसी पैटर्न में दूसरे उसमें पढ़ेंगे। आज हमारा जो पूरा फोकस होना है कुमाऊं के चंद राजवंश पर होगा। कुमाऊं में चंद राजवंश के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से मत दिया है, और इनकी टाइमिंग में भी बड़ा अंतर है। फिर भी हम कुछ प्रमुख इतिहासकारों के टाइम को साक्षी मान करके इस वंश को आगे पढ़ते हैं, क्योंकि विद्वानों में भी इस राजवंश के अंतर्गत अलग अलग मतभेद देखने को मिलता है, और इसके समय में भी अंतर देखने को मिलता है। कुमाऊं के चंद वंश का इतिहास की जानकारी हमें ताम्रपत्रों, अभिलेखों या शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें अलग अलग जगहों से हमें ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। इस वंश का जो पहला राजा माना जाता है सोमचंद माना जाता है, और कुछ विद्वान थोरचंद को भी चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग जो है सही नहीं बैठ पाती है। सोमचंद को की टाइमिंग थोड़ा इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से थोड़ा सही बैठती है। इसी क्रम में हमने देखा है कि यहाँ पर सोमचंद झूसी प्रयाग से आता है, प्रयागराज से आता है, और यहाँ पर यहाँ के राजा होते हैं कत्यूरी राजवंश के अंतिम राजा भीमरदेव या ब्रह्मदेव। अलग अलग विद्वानों ने अलग प्रकार से डिस्क्राइब किया है। तो उनकी पुत्री शेष सोमचंद का विवाह हो जाता है, और सोमचंद को कुछ जमीन दान दी जाती है। एक छोटे एरिया के राजा बन जाते हैं, और सोमचंद मांडलिक राजा होते हैं, जो डोटी के राजा को जयमल, जो डोटी का राजा जयमल होता है, उसको टैक्स देते हैं। तो धीरे धीरे सोमचंद अपने किलेदारों की नियुक्ति करता है, ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है, सलाहकारों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रोसेस शुरू करता है। और इसी में
प्रशासनिक कार्यों पर भी ध्यान देता है और प्रशासनिक कार्यों के कारण सोमचंद को मौलिक पंडित भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करता है। अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने की शुरुआत सोमचंद करता है और कुमाऊं के चंद वंश के अंतर्गत हमें 62 राजा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुमाऊं के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण शासक होते हैं और बीच में कुमाऊं के चंद राजवंश के अंतर्गत थोड़ा अराजकता की स्थितियां आती रहती हैं। काफी षड्यंत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो जाती है। इन सभी पर हम आगे डिटेल करेंगे, आगे के पॉइंटों को वैसे समझेंगे। तो साथियों, ज्यादा चर्चा न करते हुए हम अपने आगामी एग्जाम के जो मेन पॉइंट है उन पॉइंटों को फोकस करते हुए इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि कौन कौन से परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बन सकते हैं कुमाऊं के चंद राजवंश के अंतर्गत से। तो साथियों देखिए, सबसे पहले कुमाऊं के चंद राजवंश की बात की जाए तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में थी। जो चंपावत जिला है, चंपावत में इनकी राजधानी मानी जाती है। और ब्रह्मदेव वहां का शासक था और ब्रह्मदेव के नाम पर ब्रह्मदेव मंडी यहाँ पर ये उसका नाम रखा गया। लेकिन बाद में ये अपनी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं। बाद में ये अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं 1663 के आसपास। इसके बाद इनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी गई है बिनसर। तो सबसे पहले आपको चंदू की राजधानियों के बारे में जानना है। चंदू की पहली राजधानी चंपावत, दूसरी अल्मोड़ा और तीसरी बिनसर। नेक्स्ट आते हैं कि चंद राजवंश का प्रसिद्ध पशु क्या था। तो चंदों का प्रसिद्ध पशु गाय को ही अपना प्रमुख पशु मानते थे। इसके अतिरिक्त ये शैव धर्म के अनुयायी थे। जो चंद राजवंश के जो राजा थे शैव धर्म को मानने वाले राजा थे। सोमचंद शैव धर्म का भी भगवान शंकर का उपासक था, तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे। दूसरी बात, इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी, ये इनकी प्रशासनिक भाषा, चंदों की जो प्रशासनिक भाषा थी कुमाऊनी थी। इनकी जो कुल देवी थी नंदा देवी थी। चंदों की कुल देवी नंदा देवी थी। इसके अतिरिक्त अलग अलग विद्वानों में देखेंगे तो एटकिंसन ऐसे इतिहासकार माने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड के इतिहास पर अपने विचार दिए, उत्तराखंड के इतिहास पर अपनी स्टडी की है। तो एटकिंसन के बारे में जाने तो एटकिंसन ने ही सर्वप्रथम उत्तराखंड का इतिहास लिखा है। इसके बाद जो अन्य विद्वान आते हैं वो भी उत्तराखंड के इतिहास को लिखते हैं। अब हमें चंद राजवंश के जो स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत लोक गाथाएं, पुरातात्विक स्रोत हो गए, साहित्य के अंतर्गत हो गए, जैसा लोक गाथाएं हो गई। इनसे हमें कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सेरा खड़कोट का जो ताम्रपत्र हो गया, मझेड़ा ताम्रपत्र हो गया जो विजय बंग का था, ये पिथौरागढ़ से हमें चंदों के बारे में इन ताम्रपत्रों में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात आती है साथियों, इसमें चंद राजवंश का जो पहला राजा होता है सोमचंद होता है। 700 से 721 ईस्वी में तक ये शासन करता है और यहाँ पर एक किला बनाता है। उस किले का नाम राजमुंगा किला, सोमचंद द्वारा जो पहला किला बनाया जाता है राजमुंगा किला बनाया जाता है। इसके बाद के 3-4 शासक भी आपको याद होने चाहिए, जैसे इसमें आतमचंद हो गया, पूर्णचंद हो गया और इंद्रचंद हो गया। कभी परीक्षा में पूछ ले तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन चंदों के अंतर्गत 62 राजा हुए चंद राजवंश के अंतर्गत। लेकिन इन 62 राजाओं को तो हमने सभी को नहीं पढ़ना है। इनमें से हम उन्हीं राजाओं को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनसे आगामी एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है और प्रश्न बने हैं। इसी में सोमचंद से पहले हम समझ रहे हैं सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक जो मानने वाले राइटर हैं एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे ने सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना है। इसके अतिरिक्त थोरचंद को भी चंद वंश का संस्थापक माना है। इसमें थोरचंद को जो चंद वंश का संस्थापक मानने वाले राइटरों में है हर्षदेव जोशी हो गया, फ्रेजर हो गया, यशवंत सिंह कठौच हो गया, हैमिल्टन हो गया। हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल में थोरचंद को ही चंद वंश का संस्थापक माना है। इसके अतिरिक्त फ्रेजर ने रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में जो थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक माना है। इसके अतिरिक्त साथियों जो सोमचंद का जो विवाह होता है ब्रह्मदेव की पुत्री रमा से होता है
और उस समय इसको 15 बीघा जमीन दी जाती है। और उस समय कुमाऊं के अंतर्गत नाग जातियां, जब सोमचंद का शासन यहाँ पर शुरू हो रहा था, नाग जातियां द्रविड़, खस, मेंद, चंडाल आदि जातियों का यहाँ पर आधिपत्य था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कुमाऊं के अंतर्गत दो धड़े बने हुए थे, पहला धड़ा मैरा और दूसरा धड़ा फरत्याल थे। और जो मैरा धड़ा था वो मल्ला मुखिया कहलाते थे और फरत्याल तल्ला मुखिया कहलाते थे। इस प्रकार सोमचंद ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए एक राजभूंगा किला बनवाया, जिसकी आकृति अंडाकार थी। जो सोमचंद ने राजभूंगा किला बनाया, इसकी आकृति अंडाकार थी। सोमचंद एक मांडलिक राजा था, जो डोटी के राजा को टैक्स दिया करता था। और यहाँ पर जो डोटी का उस समय का राजा था जयमल था, और सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की थी। इसके अतिरिक्त उसने 4 किलेदार बनाए। इन किलेदारों में जैसे कारकी, बोहरा, तड़ाकी, चौधरी की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त दीवान, इसका दीवान सुनानिधि चौबे था। सोमचंद का जो दीवान था वो सुनानिधि चौबे था। इसने 5 थोकों की भी नियुक्ति की। 5 थोकों के अंतर्गत जैसे महरा, फरत्याल, देव, डेक, करायत, इनकी नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त सोमचंद को पंचायती राज व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। कुमाऊं के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो शासक था, सोमचंद को ही माना जाता है। सोमचंद ने ग्राम के अंतर्गत बूढ़ों और सयाणों की भी नियुक्ति की, जो टैक्स वसूली का काम करता था ग्रामीण स्तर पर। इसके अतिरिक्त इसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, कुमाऊं के अंतर्गत ऐपण कला की शुरुआत की, और अभी मैंने बताया बूढ़ों और सयाणों की भी इसने नियुक्ति की। इन सारे कामों के आधार पर न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के कारण सोमचंद को कुमाऊं का मौलिक पंडित कहा जाता है। तो साथियों, ये बात जाना हमने सोमचंद के बारे में। इसके बाद जो दूसरा शासक होता है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हम सिर्फ उन्हीं शासकों पर फोकस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक पर चलते हैं, पूर्णचंद। पूर्णचंद का टाइम पीरियड 740 से 758 ईस्वी माना गया है। ये एक शिकार खेलने वाला राजा था, शिकार का शौकीन राजा था। इसको आखेट में बहुत इंटरेस्ट था, तो इस शिकार खेलने का शौकीन राजा था। इसके समय में कुछ इतने महत्वपूर्ण कार्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण राजा आता है साथियों, चंद राजवंश के अंतर्गत इंद्रचंद। इसका टाइम पीरियड 758 ईस्वी से 778 ईस्वी माना जाता है। साथियों, इंद्रचंद को घमंडी राजा माना जाता है। चंद वंश का घमंडी राजा इंद्रचंद को माना जाता है। इंद्रचंद के समय में ही आय को बढ़ाने के लिए रेशम के कारखाने लगाए गए, और रेशम का जो काम करने वाले जो कारीगर थे वे पटुए कहलाते थे। और पटुए रेशम पर रंग लगाते थे। और यहां पर एक अफवाह फैलाई जाती थी नगर के अंतर्गत कि भाई अगर आप रेशम पर रंग लगाएंगे, और यहाँ पर अफवाह फैलाई जाती थी कि इस कलर के बारे में, ताकि उस पर जो कलर हो जाए वो गाढ़ा हो जाए। इस प्रथा को, जो ये रंग पर झूठी खबर फैलाई जाती थी पटुओं द्वारा, इसको पटरंग वाली की प्रथा माना जाता था, जिससे कि रेशम और अधिक रंगीन हो जाए। तो इसी क्रम में देखिए साथियों, रेशम का उत्पादन इंद्रचंद के समय में, इंद्रचंद घमंडी राजा था। रेशम का कार्य यहाँ पर पटुए करते थे। रेशम जो लाने का काम किया 7वीं सदी में चीन के जो राजा थे सांग झांग गांपो की रानी द्वारा यहाँ पर रेशम लाया गया था। इसके बाद आता है सुधाचंद। सुधाचंद का टाइम पीरियड आता है 813 से 833 ईस्वी। सुधाचंद का टाइम पीरियड माना जाता है। इसने प्रशासन में सुधार किया। सुधाचंद ने प्रशासन में सुधार किया, फौजी खर्चे को घटाया। सुधाचंद ने फौजियों का खर्चा घटाया, प्रजा को कर के भार से मुक्त करवाया। प्रजा पर जो टैक्स ज्यादा लगे हुए थे उन टैक्सों से मुक्त करवाया। इसके बाद आता है वीणाचंद, 856 ईस्वी से 869। वीणाचंद के बारे में माना जाता है ये चंद वंश का विलासी राजा था, और जो विलासी होगा उसके यहाँ पर क्या हो जाएगी, अराजकता की स्थिति फैल जाएगी। और यहाँ पर वीणाचंद जब विलास में डूबा हुआ था, इसी टाइम पर खसों की एंट्री हो जाती है, और खसों द्वारा यहाँ पर 196 वर्षों तक शासन किया जाता है। बीच में अराजकता की स्थिति फैल जाती है, और इसी क्रम में जो खसों के जो इस समय 15 राजा यहाँ पर राज करते हैं। खसों का जो पहला राजा था वो बीजड़ था, और अंतिम राजा सोपाल होता है, जो वीर चंद द्वारा पराजित किया जाता है, और फिर से चंद वंश की
पुनः स्थापना की जाती है। और खसों का राजपाट जनता के लिए काफी उत्पीड़न पहुंचाने वाला राज माना जाता है। इसके अतिरिक्त खस राज को कुमाऊनी स्वर्ण कला का काल भी माना जाता है। खसों का जो राज था उसको कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल माना जाता है। साथियों, तो ये था बीणाचंद के समय में जो अराजकता की स्थिति फैल जाती है और 196 वर्षों तक खसों का यहाँ पर शासन रहता है। फिर पुनः अपनी स्थिति को पाने के लिए वीरचंद द्वारा खसों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। और इस समय वीरचंद क्या करता है कि 1065 ईस्वी से 1080 ईस्वी तक इसका शासन रहता है और इसको चंद वंश का पुनः संस्थापक राजा माना जाता है। और इसका जो सेनापति होता है स्वर्ण खड़ायत की सहायता से ही ये जो खसों का राजा सोपाल था उसको हराने में सफलता प्राप्त करता है और इस पर पुनः से चंद वंश की स्थापना हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसके समय में माना जाता है कि 1213 ईस्वी में कराचल देव ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जो बालेश्वर लेखा में प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर अनेक मल ने भी शासन किया था, ये इसकी जानकारी हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से भी प्राप्त होती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट राजा आता है नानकी चंद का टाइम पीरियड 1117 से 1195 ईस्वी का माना जाता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। नानकी चंद के समय में अशोक चल ने आक्रमण किया था, लेकिन इनकी तिथियों में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर थोरचंद को चंद वंश का पुनः जो वास्तविक संस्थापक, थोरचंद का पहले टाइम पीरियड देखे 1261 से 1275 ईस्वी, ये चंद वंश का 23वां राजा था और इसको चंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे गढ़वाल के परमार राजवंश के अंतर्गत अजयपाल को गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अजयपाल परमार राजवंश का 37वां राजा होता है और गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। वैसे थोरचंद को भी कुमाऊं के अंतर्गत वास्तविक संस्थापक माना गया है, जो कुमाऊं के चंद वंश के अंतर्गत 23वां राजा होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें नेक्स्ट है इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है गढ़सारी लोहाघाट ताम्रपत्रों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो शासन आता है तिल्लुक चंद का आता है 1296 से 1303 ईस्वी में। ये जो तिल्लुक चंद था अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था और तिल्लुक चंद ने ही अपने शासन में साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। इसने भीमताल का किला भी बनवाया था। तिल्लुक चंद ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और भीमताल का किला बनवाया। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट राजा आता है अभय चंद 1344 से 1374 ईस्वी, चंद वंश का 28वां राजा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। ये जो अभय चंद था मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। 1371 ईस्वी का इसी का अभय चंद का सबसे पहला और सबसे पुराना अभिलेख प्राप्त होता है, जो कि राम सिंह द्वारा खोजा गया था। तो साथियों, कुमाऊं के चंद राजवंश के अंतर्गत ये हमारा पहला पार्ट था। आज के इस पहले पार्ट में हमने चंद राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जाना, जो सोमचंद से हमने इनको पढ़ लिया अभय चंद तक। इसके बाद की क्लास हम आगे की जो वीडियोस आएंगी उनमें देखेंगे और आगे की वीडियोस में हम जो भी महत्वपूर्ण राजा होंगे उनको अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सच्चे मन से मेहनत करता है और एक दिन उसको मेहनत का फल जरूर मिलता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।